हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज मैंने हिंदी के अंतर्गत आने वाले रचनाओं वाले प्रश्नों को भी ले लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान। दूसरा ऑप्शन है धूर्त रसिक लाल। तीसरा है निस्सहाय हिंदू। और चौथा है श्यामा स्वप्न। तो दोस्तों, अगर बाल कृष्ण भट्ट की बात की जाए तो इनका उपन्यास जो है वह है 100 अजान और एक सुजान। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। दूसरा प्रश्न है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो दोस्तों, अगर केशव दास की बात की जाए जो कि कवि हैं, इनके वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई कौन सी कृति लगती है, तो यह लगती है रामचंद्रिका में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर रामचंद्रिका की बात की जाए तो यह 1601 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। तीसरा प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर एक अध्यापक है, आदर्श हिंदी का अध्यापक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है जो कि एक आदर्श शिक्षक में होना चाहिए, तो वह सभी उपरोक्त सभी के अंतर्गत आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण कराना भी आवश्यक है और हिंदी साहित्य का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। यहाँ पर दोस्तों नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछ रहा है। ऑप्शन है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो दोस्तों, अगर नाटक शिक्षण की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वह होती है कक्षा अभिनय प्रणाली। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। आपके ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या मुक्ति बोध। तो दोस्तों, अगर लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात की जाए तो वह हैं गोस्वामी तुलसीदास। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन के रचयिता कौन है। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों, अगर चंदायन के रचयिता की बात की जाए तो यह मुल्ला दाऊद जी इसके रचयिता हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और चंदायन की रचना कब की गई थी, तो ये भी आप याद रखिए कि 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना की गई थी। सातवां प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो दोस्तों, द्विवेदी युग जो है वह नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो किनमें सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखाई पड़ी थी दोस्तों। तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनाओं में या श्रीधर पाठक में। तो दोस्तों, अगर छायावाद की प्रवृत्ति की बात की जाए तो सबसे पहले दिखाई पड़ी थी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, छायावाद की प्रथम रचना की अगर बात की जाए तो छायावाद की प्रथम रचना
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना है। और दोस्तों इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया है। 9वां प्रश्न है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन। तो दोस्तों अगर अपने अपने पिंजरे की आत्मकथा की बात की जाए तो यह आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य की है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों 1995 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। यह हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है। 10वां प्रश्न है, इदर मम रचना किसकी है? दोस्तों इदर मम रचना की बात की जाए तो यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। 11वां प्रश्न है, इनमें से दंतव्य वर्ण है। दोस्तों दंतव्य वर्ण को बताना है। ऑप्शन है ट, च, त, उ। तो दोस्तों आप याद रखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों को टच करती है वह वर्ण दंतव्य कहलाता है। आपका सी ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर त वर्ण है, तो यह आपका दंतव्य वर्ण है, क्योंकि त अगर हम उच्चारित करते हैं तो यह हमारे जीभ जो है यह दांतों को टच करती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं दोस्तों जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। तो आप अगर सी ऑप्शन को देखेंगे तो यह आपका तत्सम शब्द है। दुग्ध का अर्थ होता है दूध। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो दोस्तों जो मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है उसके लिए सही शब्द क्या है? मुमुक्षा, मुमुर्षु, मुमुक्षु या मुर्मुषा। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा करने वाला के लिए सही शब्द है मुमुक्षु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो दोस्तों अगर अंग की बात की जाए तो यह किस वर्ण से पहले आता है? आपके ऑप्शन है औ, अ, अह, आ। तो अगर आप सी को देखेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अह से पहले अंग वर्ण आता है। और दोस्तों ये भी आप याद रखिए कि अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो अगर लेखक शब्द के अंत में देखा जाए तो यहाँ पर अक प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। 16वां प्रश्न है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो दोस्तों अन्य से अनन्या रचना की बात की जाए तो यह प्रभा खेतान की रचना है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में अलंकार बताना है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो दोस्तों आप याद रखिए एक ट्रिक कि जहां पर आपको जनु, मनु, जनहु, मानव ये सब दिखाई पड़े वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जनु है तो इसका अर्थ है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? अगर दोस्तों आवारा मसीहा जीवनी को देखा जाए तो इसमें किसका जीवन चरित्र है वह बताना है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। तो दोस्तों आपका आवारा मसीहा जीवनी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों विष्णु प्रभाकर जी द्वारा यह रचित है और सन 1974 में इसकी रचना की गई थी। 19वां प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है?
ऑप्शन है शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। तो दोस्तों अगर पिता कहानी के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद बेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो दोस्तों याद रखिए हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां और लास्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? अगर दोस्तों हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक की बात की जाए तो यह हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है। और दोस्तों आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा की बात की जाए तो आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। यह बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।